हेलो एवरीवन, विद्यार्थी आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो इस वीक की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन GS2 एंड GS4 पेपर के टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इंडिया सेंट्रल एशिया की डायलॉग कंक्लूड हुई है न्यू दिल्ली में रिसेंटली। तो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ है उनमें से कौन कौन से है? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है इसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कहा जाता है। ये जब USSR टूट रहा था उस टाइम पे सोवियत यूनियन से अलग होके ये 5 कंट्रीज़ बना था। वैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सारे कंट्रीज़ भी अलग से बना था, बट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ये 5 कंट्रीज़ आते हैं। तो इनमें से जो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। साथ साथ में इंडिया भी था। ओके, तो ये जो 5 कंट्रीज़ की जॉइंट डायलॉग है वो जॉइंट डायलॉग क्या कहते हैं? फर्स्ट, सबने पहलगाम के जो टेरर अटैक है इसको कंडेम किया है एंड उसके बाद रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन, जॉइंट एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट दिखाई है। नेक्स्ट ये है कि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के लिए डिजिग्नेट किया गया है UN जनरल असेंबली में, इसको वेलकम किया है। एंड देन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए ताजिकिस्तान में रिसेंटली हुआ था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। तो 25 है इंडियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन एंड साथ साथ में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, दोनों ही 2025 है। एंड इसके ऊपर इसी साल 2025 में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, तो इसे ज़रूर याद रखिए। एंड इसके साथ आपको एक सेंट्रल एशिया के साथ जो इंडिया की इंटरेक्शन है वो याद रखना है। तापी पाइपलाइन एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट है जो कंसेप्चुअलाइज हुआ था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जो 4 कंट्रीज़ है ये एक पाइपलाइन बनाने वाले हैं जहाँ पे स्मूथलेस जो गैस ट्रांसपोर्ट है वो हो पाए। साथ साथ में कजंद, KAZIND, ये एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। आप लोगों को बताना है एक्सरसाइज खंजर ये किसके और किसके बीच में है। ये ऑब्वियसली वन पार्टी इज इंडिया, अनदर पार्टी कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरीके की एक्सरसाइज के ऊपर UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो इसे हमें ज़रूर बताएं। लाइकली इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। Discuss India's role in the recent crisis of Sri Lanka in the light of the preceding statement. तो ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इंडिया इज़ एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। डिस्कस इंडियाज इमर्जिंग रोल एज अ ग्लोबल लीडर इन कोलैबोरेटिंग विद दीज कंट्रीज। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए एंड हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रिसेंटली उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है फॉर रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाकफ प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद पोर्टल क्या है उसके पहले हमें जानना है वाकफ क्या है। वाकफ जो है ये कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक कार, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक हाउस, जो मुस्लिम लॉ के तहत पायस है, मतलब पवित्र है, रिलीजियस है एंड चैरिटेबल है। अगर इनमें से कोई भी एक है तो उसे वाकफ प्रॉपर्टी कहा जाता है कि वो लोगों के यूज़ के लिए है। तो उम्मीद पोर्टल को कब बनाया गया था? ये यूनिफाइड वाकफ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट है जो 1995 में लाया गया था। ये एक डिजिटल इन्वेंटरी बनाया जाएगा इस पोर्टल के तहत, जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी जियो टैगिंग होगी, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग होगी। ऑनलाइन ग्रीवेंस रिट्रीवल,
कोई अगर सही तरीके से वर्क ऑफ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं किया जा रहा है या फिर गलत तरीके से एक्वायर किया जा रहा है, तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल की मैकेनिज्म रहेगा एंड साथ साथ में जीआईएस की मैपिंग रहेगी। ओके, तो जीआईएस की मैपिंग भी रहेगी। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी, बेटर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वर्क ऑफ की जो एसेट है उसको लाइवलीहुड के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए यूज़ कैसे किया जाए, इसके बारे में भी पोर्टल में रहेगा। ठीक है, हेल्थ केयर की तरह कैसे, जैसे मान लीजिए कोई अगर घर है, उसको एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा जो हेल्थ केयर में काम आएगी। हो सकता है कि इसमें कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो लाइवलीहुड जनरेशन है और सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस के लिए उम्मीद पोर्टल अभी गवर्नमेंट लॉन्च किया है, गवर्नमेंट अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो रूलिंग है उसमें ये बताया कि कोई एक्यूज्ड अगर पर्सन है तो वो नार्को एनालिसिस टेस्ट करा सकते हैं अपनी मर्जी से, बट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ट्रायल के टाइम पे, किसी और के ट्रायल के टाइम पे नहीं। तो नार्को एनालिसिस जो है ये कि इसमें किसी बार्बिचुरेट या फिर दूसरा केमिकल दिया जाता है जैसे सोडियम पेंटोथॉल, ये यूज़ किया जाता है जिसमें लोगों की जो इंफॉर्मेशन छुपाने की एफिशिएंसी हो या फिर जो इमोशंस है वो कम्प्लीटली फ्री हो जाता है। तो लोग अगर आप कुछ पूछते हैं तो उसका सही से भी जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बनाया जा रहा है। तो ये जो रूलिंग आई है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बताया कि it was incorrect to agree to the proposal for performing narco analysis on all defendant। किसी के दबाव में आके आप नहीं कर सकते, दूसरे के लिए आप नहीं कर सकते। ये इनवॉलेंटरी टेस्टिंग है जो आर्टिकल 23 को वायलेट करते हैं, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब आपको ज़बरदस्ती कोई आपको क्रिमिनल बनने के लिए राज़ी करा रहा है। दूसरा है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, इसके भी अगेंस्ट, ये दोनों जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसके अगेंस्ट है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता नार्को एनालिसिस के लिए। ठीक है, रिपोर्ट्स फ्रॉम वॉलंटरी नार्को एनालिसिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड एज डायरेक्ट एविडेंस। तो इसे आप एज ए डायरेक्ट एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा क्या है, इसका जो कन्विक्शन है, कोई भी लोगों की कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ नार्को एनालिसिस के बेसिस पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो विदाउट एनी अदर एविडेंस सिर्फ और सिर्फ नार्को एनालिसिस के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। ये विनोभाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड मनोज कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी दोनों केस में ही बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्या है, कोई अगर एक्यूज है तो वो वॉलंटरी नार्को एनालिसिस करा सकते हैं, बट ओनली उसके खुद के एविडेंस रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे, किसी और के टाइम पे ये नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेबर मिनिस्ट्री पब्लिश्ड इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कफोर्स इज सेट टू रीच नियरली 62 बिलियन बाय 2047। तो ये लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। गिग वर्कर्स किसे कहते हैं कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर जो भी वर्कर्स होते हैं उसे गिग वर्कर्स कहते हैं। तो लाइक गिग वर्कर्स कैसे होंगे, लाइक जैसे कि आपको ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर बनने के लिए एक प्रॉपर कॉल लेटर दिया जाता है, ऑफर लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है एंड आपको छोड़ने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह मिलती है। साथ साथ में पीएफ, ग्रेजुइटी, ये सारे सोशल बेनिफिट्स होते हैं। बट अगर ये सब नहीं है, आपको आपके घंटे के हिसाब से चार्जेस मिल रहे हैं, तो वो गिग वर्कर है। ठीक है, जैसे कि स्विगी जोमेटो डिलीवरी है, ओला उबेर ऐप के जो एजेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जेप्टो, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जो हैं, अमेज़ॉन के जो हैं, तो ये सारे के सारे गिग वर्कर्स हैं। ठीक है, सोशल चैलेंजेस क्या है इसका,
लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, आपको कभी भी हायर किया जा सकता है, आपको कभी भी फायर किया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स है वो नहीं है, आपको पीएफ नहीं मिलेगा, ग्रेजुइटी नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है लॉन्ग वर्किंग आवर। आपकी जो वर्किंग आवर है वो काफ़ी कम है, लंबे समय के लिए जाना पड़ता है, और जो शेड्यूल है वो अनबैलेंस्ड है, जैसे कि रात को 12 बजे भी कोई खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत होते हैं एंड हेल्थ सेफ्टी इश्यूज है। ये जो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी या फिर विद इन 30 मिनट्स डिलीवरी, तो ये क्या करते हैं, रोड एक्सीडेंट को बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रिड्यूशन। कोई अगर किसी भी डिलीवरी एजेंट के नाम पे कोई भी कंप्लेन कर दिया तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया, या फिर कोई भी अगर मैल प्रैक्टिस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ बोला तो आईडी ब्लॉक हो जाता है या फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो दीज आर ग्रीवेंस रिड्यूशल की एब्सेंस, कोई ग्रीवेंस रिड्यूशल मैकेनिज्म ही नहीं है। नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली वोमेन पे। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों को बहुत जल्दी जॉब नहीं मिलता, यूथ को बहुत जल्दी जॉब नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन के लिए डुअल बर्डन है, उनको बाहर जॉब भी करना है, साथ साथ में फैमिली को भी देखभाल करना है, तो वुमेन के लिए डबल बर्डन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, UNFPA की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इसके लिए कुछ वर्ल्ड वाइड बैरियर्स पता चला है, जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक फ्रांस है, इटली है, सिंगापुर, जापान, ये सब में फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेन है बच्चे के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और उस लिविंग कॉस्ट के लिए लोग रिप्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, ये जो गिग वर्कर्स हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हाउसिंग में प्रॉब्लम है, लोगों को घर रहने के लिए ठीक ठाक घर नहीं है, या फिर जो घर में 3 लोग रह सकते हैं उसमें 4 या 5 बच्चे कैसे रखेंगे, 2 और बच्चे अगर हो जाएगा, 3 लोग अगर घर में हैं, 2 बच्चे और हो जाएगा तो 5 लोग कहाँ पे रहेंगे। तो हाउसिंग एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है। चाइल्ड केयर, लोगों को ठीक ठाक से एजुकेशन नहीं मिलता, लोगों को प्राइमरी जो चाइल्ड केयर होती है वो नहीं मिलता, नर्सरी होती है, किंडरगार्टन फैसिलिटी है, वो नहीं होता, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है सोशल प्रेशर। 19% ऑफ फैमिली और पार्टनर फील्स द प्रेशर टू हैव फ्यूअर चाइल्ड। क्यों? जैसे कि मान लीजिए अभी इंडिया में कोई एक कपल है जिनको 4 बच्चे चाहिए, बट अभी उनके आसपास वो क्या देख रहे हैं, 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, तो वो भी प्रेशर फील करते हैं कि 1-2 बच्चे से ज़्यादा ना हो। तो ये भी एक फैमिली प्रेशर है। बच्चा करना जैसे प्रेशर है, कम बच्चा करना भी वैसे ही प्रेशर है, कम रिप्रोड्यूस करना वैसे ही प्रेशर है, ओके। साथ साथ में मॉडर्न प्रॉब्लम्स कुछ है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लोनलीनेस एंड लाइफस्टाइल स्ट्रेस, शिफ्टिंग जेंडर नॉर्म्स। लाइफस्टाइल स्ट्रेस कैसे है, ये जो कॉरपोरेट की प्रेशर है, जॉब की फायरिंग की प्रेशर है, कंटिन्यूअस स्ट्रेस है, एआई है, एआई की इंट्रोडक्शन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है जॉब मार्केट में। नेक्स्ट है शिफ्टिंग जेंडर नॉर्म्स। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ कहा जाता है कि मेल्स स्टडी टू डू ए बेटर मैरिज, उसको सही तरीके से मैरिज के लिए पढ़ना है, और वहीं पे जो फीमेल्स होते हैं वो मैरिज ना करने के लिए पढ़ाई करते हैं, वो अपना रहेंगे, अपना काम करेंगे एंड और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं मानना है। तो जैसे जेंडर नॉर्म्स बहुत शिफ्ट हो रहा है, कोई अगर लड़की घर से बाहर काम करने जाते हैं तो उसको आके घर पे सारा काम करना भी पड़ेगा, वहाँ पे फैमिली या फिर जो हस्बैंड है वो उतना हेल्प नहीं करते,
या फिर कुछ कुछ हेल्प करते हैं, बट स्टिल इंडिया में अभी भी देखा जाता है जो वुमेन हाउस होल्ड वर्क है, हाउस होल्ड वर्क में वुमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, इवन आवर्ली पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जेंडर नॉर्म्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडियाज प्रोग्रेस एंड परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज़। फर्टिलिटी रेट 1970s में था 5, अभी 2025 में हुआ है 2। क्यों? क्योंकि एडुकेशन और हेल्थ केयर बेटर हुई है। इसके साथ साथ जो गैप्स है वो कुछ कुछ स्टेट्स में है, जैसे बिहार है, ओडिशा है, यूपी है, झारखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है। ये कुछ कुछ स्टेट में डिस्पैरिटीज देखने को मिलता है। कास्ट के ऊपर भी होता है, जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक कास्ट है जो फीमेल गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते, फीमेल चाइल्ड प्रेफर नहीं करते। इनकम ग्रुप के हिसाब से भी रिप्रोडक्टिव राइट्स चेंज होते हैं। तो इंडिया के लिए रिकमेंडेशन क्या है कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस के लिए अलग से इसमें फंडिंग हो और स्ट्रक्चर बने, जैसे कि कंट्रासेप्शन का एक्सेस हो, सेल्फ अबॉर्शन करने की राइट मिल जाए, एंड इनफर्टिलिटी केयर के ऊपर और भी क्लिनिक बढ़े। लोगों को इसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, लोगों को एडुकेट करने की ज़रूरत है। दे मस्ट बी एडुकेट देमसेल्व्स। तो ये रिकमेंडेशंस है। साथ साथ में स्ट्रक्चरल जो बैरियर्स है उसको हटाया जाए। स्ट्रक्चरल बैरियर क्या है? एडुकेशन है, हाउसिंग है, साथ साथ में अफोर्डेबल चाइल्ड केयर भी होनी चाहिए। इसके अलावा क्रेश फैसिलिटीज़ ऑफिस में, ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स या फिर फीडिंग रूम्स, बच्चे की फीडिंग रूम जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक्सेसिबल हो। तो ये सारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स है। साथ साथ में इंक्लूसिव पॉलिसीज लाने की बात हो रही है, चाहे वो LGBTQ कम्युनिटी के लिए हो, अनमैरिड इंडिविजुअल्स जो लिव इन में है, एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, सब के लिए जो पॉलिसीज है वो थोड़ा इंक्लूसिव बने। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी है वो जंप किया है 64.3% और अभी सेकंड रैंक कर रहा है ग्लोबल कंडीशन में। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? ये एक प्रोटेक्शन है जो सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं या फिर गवर्नमेंट एज ए होल प्रोवाइड करते हैं तो इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स को, टू एंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर एक्सेस किया जाए, इनकम सिक्योरिटी गारंटीड हो फॉर ओल्ड एज पर्सन, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, सिकनेस जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, एंड स्पेशल चाइल्ड जो है, हैंडीकैप जो है, मैटरनिटी कंडीशन में जो है, उन सबको प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो सोशल प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के कुछ कुछ स्कीम्स है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ये ओल्ड एज पीपल के लिए 18 to 40 ईयर्स के एज का है। 50% मंथली कंट्रीब्यूशंस ये लोग देंगे एंड सेम कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये PMJJBY 18 से 50 ईयर्स के एज के लिए है। 2 लाख तक की हेल्थ कवरेज मिलेगा या फिर इंश्योरेंस मिलेगा किसी भी कंडीशन में आपकी डेथ होती है तो। ओके, नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ये 18 to 40 ईयर्स के लिए है और 60 ईयर्स के बाद आपको 1000 से 5000 तक की पेंशन मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ये भी एक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी है, ICDS स्कीम भी है। वो सब भी सोशल प्रोटेक्शन है फॉर सम टाइम, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए अलग टाइम के लिए। ठीक है, तो ये जो ये जो स्कीम्स है उसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं लोकपाल। लोकपाल ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए न्यू मोटो, एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन। ये एक न्यू मोटो है जो लोकपाल ने लॉन्च किया है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है ये 2013 में लाया गया था टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। तो जितने भी पब्लिक पर्सनल्स है, पब्लिक सर्वेंट्स है, उन सब के लिए ये लाया गया था। लोकायुक्त था स्टेट के लिए
एंड लोकपाल था सेंटर के लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे सिविल सर्वेंट के लिए है जो इन एंड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया में रहते हैं तो उनके लिए, अगर आउटसाइड इंडिया भी है तो भी उनके लिए है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब के लिए है। कंपोजिशन क्या है, चेयरपर्सन के साथ साथ 8 मेंबर्स होंगे जो MP MLA नहीं हो सकते, कोई भी ऑफेंस के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए उन्हें पनिशमेंट नहीं मिला है, कोई भी पनिशमेंट नहीं है, एंड 45 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए, तभी ना यंग माइंड फ्लरिश करेगा। दे हैव एक्सपीरियंस बट दे हैव ऑल्सो यंग माइंड, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। चेयरपर्सन कौन है, आइदर CJ होते हैं और उनके नॉमिनेट किया हुआ कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर कोई एमिनेंट पर्सन होते हैं। टर्म इनके 5 ईयर्स रहते हैं या फिर 70 साल के एज तक, जो भी कम होगा। ओके, तो ये लोकपाल के ऊपर इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे नेशनल लोकपाल, हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी, कैनॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स। डिस्कस, लोकपाल कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो लोगों के अंदर जो इमोरलिटी है उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। डिस्कस, तो इसके ऊपर ये 2013 में पूछा गया था, क्योंकि 2013 में ही ये लोकपाल बिल आया था। तो अब जब इसका मोटो चेंज हुई है तो हो सकता है कि 2025 में फिर से क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो इसलिए लोकपाल के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे हैं इसको ज़रूर अटेंड कीजिए। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को लॉन्च किया है, जहाँ पे लास्ट जो पोजीशन था इंडिया का 129 था, वहाँ से अब 131st हो चुकी है। ये रिसेंट है। ओके, दिस इज द न्यू वन। अब इंडिया की जो ओवरऑल जेंडर पैरिटी है 64.4%, ये लोएस्ट है एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में दिस इज लोएस्ट। इवन बांग्लादेश इससे बेटर परफॉर्म किया है। बांग्लादेश एक्चुअली बेस्ट परफॉर्मर है इन साउथ एशियन कंट्रीज, जहाँ पे 75 रैंक है इनका। आइसलैंड जो है वो फर्स्ट है, फिनलैंड सेकंड है, नॉर्वे थर्ड है, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ है एंड न्यूजीलैंड फिफ्थ है। तो जेंडर स्कोर जो है ये 2022 का डेटा है, बट इसको याद नहीं रखना है, आपको 4 चीज़ें जानना है कि यहाँ पे कौन कौन सी क्राइटेरिया है। एक है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 एक्चुअल क्राइटेरियाज है जिसके ऊपर ये 131 स्कोर आया है। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 146 कंट्रीज है इसमें इन्वॉल्व होता है, और उनमें इस इंडिया की रैंक आई है 131, विच इज़ नॉट अ गुड वन। ओके, तो इसके ऊपर सिमिलर क्वेश्चंस यूपी में से पूछा गया है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। तो वुमेन की, फीमेल्स की इफेक्टिव एंड अच्छी पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडिया में सिविल सोसाइटीज़ की क्या कंट्रीब्यूशन है इन पॉलिटिकल स्फीयर। तो ऑलरेडी पॉलिटिकल स्फीयर में हमने क्या देखा, 48 रैंक है। ओके, तो ये 2022 था, इससे अभी बेटर हुई है थोड़ा। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का एक क्राइटेरिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कोट कर सकते हैं रिपोर्ट को, राइट। क्योंकि अगर एक भी ऐसा रिपोर्ट होता है जो आप क्वेश्चन के आंसर में कोट करते हैं या फिर 2-3 आंसर में करते हैं तो आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट ये है, इंटरपोल ने रिसेंटली सिल्वर नोटिस यूज़ किया है फर्स्ट टाइम इंडिया की रिक्वेस्ट पे टू ट्रैक ग्लोबल एसेट्स ऑफ फ्रेंच एम्बेसी वांटेड ऑफिसर। तो फ्रेंच एम्बेसी में एक वांटेड ऑफिसर था जिन्होंने स्कैम किया था, उनके जो ग्लोबल एसेट्स है उसको सीज करने के लिए सिल्वर नोटिस
लगाने की बात किया है इंडिया ने, इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया था। तो इंटरपोल में 196 कंट्रीज इन्वॉल्व है, जहाँ पे इंडिया जो है फाउंडिंग कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर है ल्यान, फ्रांस में। हर एक कंट्री में एक नेशनल क्राइम ब्यूरो बनाया जाता है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाया जाता है, जो इंटरपोल के अफेयर्स को एक्सेस करता है। मतलब इंटरपोल एक इंटरनेशनल एजेंसी है, तो वो स्टेट के किसी एजेंसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो इंडिया के लिए वो सीबीआई है, ठीक है। और सीबीआई ने रिसेंटली भारत पोल लॉन्च किया है, पोर्टल है। तो ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें इंडिया के जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से। जैसे वो रॉ है, एनआई है, आईबी है, सिविल पुलिस है, सीआईडी है। तो ये जितने भी ईडी है, ये जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, सब के सब कनेक्ट कर पाए ये भारत पोल में। अब आते हैं इंटरपोल नोटिसेस के बारे में। इंटरपोल बहुत सारे नोटिसेस निकालते हैं। रेड नोटिस है वांटेड पर्सन के लिए, येलो नोटिस है मिसिंग पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस है एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी को देना है या फिर रिलीज करना है उसके लिए। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस है, ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए है, ऑरेंज है इमिनेंट थ्रेट, बहुत ही स्पेसिफिक कोई थ्रेट अगर पता चली है उसके लिए, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी के लिए, मतलब क्यों यूज़ हुआ, इसके पीछे दिमाग क्या था, क्या सोच के ये काम किया, ये सब के लिए पर्पल नोटिस होती है। सिल्वर नोटिस पायलट फेज पे है, ये आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैक करता है कोई भी क्रिमिनल एसेट को, ठीक है। इसके अलावा इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होती है, जो सैंक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यूएनएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जो सैंक्शन नोटिस निकालते हैं वो स्पेशल नोटिस होती है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2020 में शायद ये पूछा गया था। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। अब हो सकता है मान लीजिए क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंटरपोल इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ग्लोबल शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स और इनस्टेबल जियोपॉलिटिक्स। 150 मार्क्स 150 वर्ड्स 10 मार्क्स आपको आंसर लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखना चाहते हैं। तो इसमें क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आपको कहाँ ये काम कर रहे हैं ठीक से, कहाँ ठीक से नहीं कर पा रहे, दोनों एरियाज को मेंशन करना है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो नोटिस है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए एंड बहुत सही तरीके से इसका आंसर लिखिए। वैसे सिमिलर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉपिक, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स ने अंडर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट के सेल्स को लॉन्च किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, इसका नाम फॉरेस्ट डवेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लाया गया था। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर कौन कौन से राइट्स है, लाइवलीहुड एंड ऑक्यूपेशन राइट्स, वाटर बॉडी जो वाटर सोर्स है, फ्लोरा एंड फना के ऊपर राइट, सेटलमेंट एंड कन्वर्शन का राइट, कंजर्वेशन का राइट, ट्रेडिशनल नॉलेज अगर किसी ट्राइब के पास है तो उसकी कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस ट्राइब के पास है। मतलब कोई भी कॉमर्स कंपनी, कोई भी बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी, इवन इंडियन कंपनी, कॉरपोरेट्स इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आईपीआर राइट्स नहीं बना सकते। ये ऑलरेडी फॉरेस्ट के जो ट्राइब्स हैं उनके पास है, फॉरेस्ट ड्वेलर के पास है। ओके, नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट राइट्स। तो अगर उनको किसी तरीके से बाहर जाना है, किसी दूसरे जगह पे जाना पड़ रहा है, तो उनकी सेटलमेंट सही तरीके से होनी चाहिए। तो ये है सेटलमेंट राइट। ओके, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेट किया है कुछ फॉर्मेशन के लिए,
जैसे कि ग्राम सभा फॉरेस्ट राइट कमेटी, ये बनाया जाएगा। दिस इज फॉर द ग्रास रूट। तो ग्रास रूट कंडीशन में यही फॉरेस्ट राइट को देखते हैं। उसके ऊपर है सब डिविजनल लेवल कमेटी, उसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उसके ऊपर है स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी। ठीक है, तो यही कमेटीज है जो आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आता है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो अब इसमें क्या है कि अगर आपने एक स्कीम पढ़ा तो वो काम नहीं होगा, आपको बहुत सारे स्कीम्स को साथ में मिला के बताना होगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच की है कि नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेटरी आपको लगता है तो उसके लिए आपको देना है, अगर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लगता है तो उसके लिए भी आपको रीज़न देना है। आप यू आर फ्री टू चूज एनी ऑफ योर आंसर, बट आपको उसके पीछे रीज़न देना है विथ डॉक्यूमेंट और विथ प्रूफ। ये है क्वेश्चन। तो वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। ये कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उनके लिए जो डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते, या फिर जो लोग कम टाइम में रिविजन्स करना चाहते हैं पूरे वीक का, वो इसे ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू विद्यार्थी IAS। गुड लक।